चेक करना, देख लो ध्यान से। जब सवाल दिया था कल लास्ट वाली जब क्लास बंद हुई थी उसमें 2 सवाल दिए गए थे, एक 9वां एक 10वां। 90 नंबर का सवाल देखो, 90 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यूं कह रहा है वायु में स्थित 2 समान रूप से तांबे के विद्युत रोधी गोले। देखो 2 गोले हमारे पास, एक गोला यो रहा, एक गोला यो रहा, तांबे के और विद्युत रोधी। जब नु कहते हैं विद्युत रोधी, इसका मतलब उसको विद्युत काम नहीं करता। आया समझ में, विद्युत काम नहीं करता उस पर, विद्युत रोधी तांबे के गोले। अच्छा, 2 विद्युत रोधी तांबे के गोले, इनकी बीच की दूरी रखी 0.50 मीटर। और क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा है पहले वाले गोले पर आवेश दे रखा है 6 गुना 10 की घात कितना दे रखा है, 6 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम। दूसरा भी, दूसरे गोले पे आवेश कितना दे रखा है, 6 गुना 10 की घात माइनस के 7 कूलम, ये दे रखा। उसके बाद बताओ स्थिर विद्युत बल कितना होगा, ये पता करना है स्थिर विद्युत बल कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, सवाल का पहला पार्ट, ए पार्ट है सवाल का दिया है। अब देखा रखा है, बताओ ये किसका मान है भाई, किसका मान है पहले वाला, किसका, और यो तो Q1 का मान हमारा, तो Q1 का मान हमारा 6 गुना 10 की घात कितना माइनस के 7, और Q2 का मान कितना, Q2 का ये भी यही है 6 गुना 10 की घात माइनस के 7, और R का मान बताओ 0 कितना 50 मीटर, ये तो। उसके बाद सूत्र बताओ हमारा, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा F बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 9 गुना 10 की घात कितना 9 गुना Q1 का मान कितना 6 गुना, अच्छा जी 6 गुना 10 की घात माइनस के 7, ये दूसरा 6 गुना 10 की घात कितना माइनस के 7 पूरे के बटे मारी स्क्वायर। आर का मान कितना बताओ 0.50 और गुणा में कितना हो जाएगा 0.50। सही यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं है तक। एफ बराबर, अभी क्या ये कैलकुलेशन सिखाई थी, देखो क्या क्या होगा कैलकुलेशन क्या क्या होने वाला, 9 6 54 गुना 10 10 10, एक बार लिख लेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, 14 में तो 9 घटाएंगे, बैठा 14 में 9 घटाएंगे 5, वो भी कहेंगे बैठेगा माइनस के। क्या क्या बच रहा है बताओ, और 6 में तो 54 हुआ और एक 6 और बच रहा है, तो गुना में यहाँ 6 और लगा दिया मैंने, दिक्कत है कुछ यहाँ से। अब बताओ बटे में क्या क्या बच रहा है, पॉइंट के नीचे एक आगे जितने कितनी जीरो, पॉइंट के नीचे एक आगे जितने कितनी जीरो, धड़ और धड़ और धड़ और धड़ और धड़ और धड़, पता लग गया क्या हुआ है, पॉइंट के नीचे जितने इंक कितनी जीरो लगा दी, नहीं लगा दी इस तरह, उसके बाद हट गया। अभी बताओ 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5 5 दूनी 10, एक एकम 1 और 1/4 नीचे जाएगा 1/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सब कुछ कटने के बाद 1/4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर भाग जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। एफ बराबर 6 चौक 24 गुणा 54 गुणा 10 की घात कितना माइनस के 5, 24 की इसमें गुणा करो। एफ बराबर 24 चौक 96 का 6 का 96 तो 24 चौक हासिल लगा कितना 9, 24 पंजे 120 120 और 9 129 गुणा 10 की घात कितना माइनस के 5, और जो मैंने उत्तर लिखा कितना आ रहा, कितना यहाँ 6.5 6.5 है यहाँ से, तो तुम मैंने 6 रखा करा तुम 6.5 रखा कर लो, सही आ जाएगा उत्तर। मैं सब मिनट आ नहीं रहा हूँ न्यूटन, तो समझ लो एक सवाल और बन गया, तरीका पता होना चाहिए इसका। जो दूसरा पार्ट है वो समझो, वो समझने लायक सवाल, यहाँ सवाल में 6.5 होगा है ना, इन्हें 6 लिख रखा है बेवकूफ कहीं, है ना। हाँ तो इसे खुद रखो कर लियो ना, कर लोगे ना, तरीका तो पता ही लग गया। सवाल का दूसरा पार्ट चलो से उतारो, कोई बात नहीं उतारो, फिर भी किताब उठानी पड़ेगी, खैर भाई विश्वास। तूने जो भी दिया रास्ता में चल, दूसरा पार्ट, इस सवाल का ही दूसरा पार्ट, पता क्या कहा सवाल में, क्यों कह रहा है जो सवाल में होगा ये जो आवेश, सवाल पढ़ो, सवाल का दूसरा पार्ट पढ़ो, प्रत्येक गोले पर आवेश 2 गुना कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। वाह, जो आवेश है ना, जो आवेश है इसे दुगुना करना, इसका दुगुना करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, एक पर सोचो, इसका भी दुगुना करेंगे, आवेश दुगुना कर रहे, दोनों गोलों पर आवेश दुगुना कर रहे, और ये दूरी आधा कर रहे। तो एक तो तरीका हो सके, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, कहा गया सवाल में
कि जो f बराबर सूत्र हमारा f बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू में कितना Q2 अपोन में कितना R स्क्वायर, ये बोला हमारा, ये तो होगा। अगर इसको हमने आवेश को Q1 मान लिया, इस पर Q2 मान लिया, ये इनके बीच की दूरी R मान ली, तो ये इनके बीच में बल लगेगा। अब क्या करना, इसे भी दुगुना करना, इसे भी दुगुना करना, दोनों गोलों पे जो आवेश है ना उसे दुगुना करना। तो Q1 की जगह ना 2Q1 लिखना, इसकी जगह Q2 की जगह 2Q2 लिखना, R नहीं लिखना, R/2 लिखना। सवाल पढ़ो, देखो सवाल क्या कहा गया, पढ़ो। दोनों गोलों पर आवेश 2 गुना कर दिया जाए, आवेश 2 गुना करना और दूरी कैसी कर देनी, आधी कर देनी। और देखो करके देखेंगे यहाँ से, इसका मतलब है सवाल में जो कहा गया ना उसकी डिमांड उन्होंने कह रहा है 2Q1 करना है, 2 गुना करना है। ये जो Q2 है ना, ये क्या है यहाँ से 2Q2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये दूरी है, ये क्या है R/, कितना बैठेगा 2 हो जाएगा, कर दो करेगी फटाफट 33 स्पीड से। f बराबर भर दो 9 गुना 10 की घात कितना बैठेगा 9 गुना, ये क्या Q1 का मान कितना बैठेगा 2Q1 गुना 2Q2 बटे में R का मान कितना R/2 पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या बैठेगा भाई f बराबर 9 गुना, अच्छा देखो 9 दूनी नहीं 2 दूनी 4 नम 36, 36 गुना 10 की घात कितना बैठेगा 9 ना, इसे छेड़ो ना एक छेड़े बंदा, ये क्या है 9 गुना 10 की घात कितना बैठेगा 9 गुना 2 दूनी कितना बैठेगा 4 Q1 इंटू कितने बैठेगा Q2, बहुत तेज है बोल रहे हैं, इससे पहले बोल रहा था नहीं, यही बोल रहा हूँ इसे मजा आ रहा है पूरा यही बोलने। यहाँ आएगा ना बोला था पक्का, तेरी चप्पल जूते पक्का टूट रहे होंगे, और किधर टूटेंगे नहीं टूटेंगे, तुम बाहर जाओगे बिखा। R का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना बैठेगा 4, अच्छा 4 चौक कितना हो जाएगा 16 ऊपर जाकर, तो 16 में ऐसा दिखाई देगा f बराबर, ध्यान से देखियो बहुत इंपॉर्टेंट बताने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ, 16 जाएगा। इस 16 को मैंने सामने लिख दिया, पीछे देखो क्या लिखा हुआ, अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूँ, 9 गुना कितना 10 की घात 9 गुना Q1 इंटू कितना Q2 अपोन में कितना भैया R स्क्वायर, ऐसे तो बैठेगा देख लो, 4 चौक कितना बैठेगा 16, 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपोन R स्क्वायर। भाई यार यो ही नहीं है जो ऊपर था वो, ये जो इसे हम अगर इसे हम F1 मान लो, इसे F1 मान लो और ये F2 मान लो, तो ये बता दो पूरा का पूरा F1 का मान नहीं है क्या, जहां की चीज दिख जाए F1 नहीं ले सकते। तो पहले वाले बल का जो पहले बल लग रहा था ना, जो इनके बीच में पहले बल लगा होगा उस वाले बल का ना कितना गुना होगा 16 गुना बल होगा। यानी जब इन दोनों आवेशों को 2 गुना कर दोगे तुम, जब इस आवेश को इस आवेश दोनों गोलों पर जो आवेशों से 2 गुना कर दोगे और उनके बीच की दूरी आधी कर दोगे, दूरी कम नहीं होगी, तो जब दूरी कम हो जाएगी तो बल बढ़ नहीं जाएगा, बल पता कितना लगेगा पहले की अपेक्षा 16 गुना लगेगा, पहले की अपेक्षा कितना गुना बल लगा 16 गुना बल लगेगा। मैंने कहा था नहीं, जब दूरी कम कर दो तो बल बढ़ नहीं जाता, और दूरी ज्यादा कर दो बल क्या घट जा, तो बल बढ़ जाएगा। तो पहले की अपेक्षा, ये बताओ ये पूरा किसका मान है F1 का, हम ऐसा कह सको F2 बराबर 16 गुना कितना F1। अब F1 का क्या मतलब है, जो बल तुमने पहले निकाला था जब ये दुगुने नहीं आते, पहले क्या निकाला था सही तो आता, इसका कितना गुना करना 16 गुना करना इसका, बस वो बल निकल जाएगा, वो इसका मान निकालना सवाल में। 16 गुना F1 का मान कितना, ये वाला रख रहा है मैं सही वाला रख रहा हूँ, सही वाला रख रहा हूँ, कितना इसका बताओ कितना 1.52 गुना 10 की घात कितना माइनस के 2 गुना करो उसकी F2 बराबर गुना करो 16 दूनी 20 कितना 16 बजे 80 और 3 83 का 3 का 16 कम 16 और 8 16 और 8 24 पॉइंट 2 के बाद गुना 10 की घात माइनस के 2 न्यूटन, वहां क्या आ रहा है, अच्छा वहां 2.43, 10 की घात भी देख लो 10 की घात माइनस के 1। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने जब मैं कैलकुलेशन समझाया था ना, मैंने तुम्हें समझाया था घात घट जा, अगर इधर लेके जाओगे ना घात कम हो जाएगी, इधर लेके जाओ घात कम हो जाएगी। यहाँ देखो कैसे कम होगी, यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दिया ना ऐसे भी समझ लो 24.32, ये भी सही है, इतना छोड़ देता भी सही है, लेकिन ऐसे ऐसा करो ना सही, 10 के घटे में ले जाएंगे घात प्लस की हो जाएगी, 10 के बट्टे में ले जाएंगे घात प्लस की हो जाएगी क्या, जब 10 के घटे में घात ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। अगर उत्तर मैच करना तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें 24.32 बटे में, इसे ऐसे लिख सका नहीं 1 बटा यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ लिख देंगे 10, क्योंकि 10 दूसरा में बैठेगा, 10 की घात 2 बैठेगा, वही बात बैठेगी, 10 की घात 1 10 की घात 1 तो 10 की घात 2 नहीं बैठ जाएगा, वही नहीं चीज है। और जब इससे भाग देंगे तो पॉइंटिंग का किसका
मैंने लास्ट वाली कैलकुलेशन क्लास में बताया था, जब भाग दे तो पॉइंट इधर खिसका और गुणा कर दो पॉइंट इधर खिसका। सही बात है, भाग मैंने बता रखा है कैलकुलेशन की 8वीं क्लास में, भाग देंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगी, गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगी। 10 का भाग दे रहा हूँ, एक पॉइंट इंग जाएगी, कितनी जीरो में, एक जीरो ना, एक पॉइंट इंग जाएगी। तो F2 बराबर बैठेगा, F2 बराबर 2 पॉइंट कितना 4 4 3 2 गुणा, इसका तो काम हो चुका, इसे पूरे गले कर गया। अब यहाँ घात कितनी 1 और ऊपर जाए घात कहेंगे हो जाएगा माइनस की, ले उत्तर मैच कर गए, मैच करना। यहाँ भी छोड़ देंगे नंबर तब भी पूरे, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी नंबर पूरे। ये मैंने इतनी कैलकुलेशन इसलिए सिखाई ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन सुधर सको, तुम समझ सको उत्तर कितना मैच, किस तरह मैच हो रहा। समझ क्या हुआ, उत्तर मैच करने वहां भी छोड़ देंगे नंबर तब भी नंबर पूरे, डोंट वरी। अब इसका तीसरा पार्ट पढ़ो, चलो पहले से उतार लो, इसे उतारो। हर सवाल 4 बार चाहिए मुझे कॉपी के अंदर, जो मैं बोर्ड पर करवा दिया हूँ। यो बल बता कब, यो बल, यो असली बल 6.5 है ना, 6.5 कर लो, इसका उत्तर भी आपका 6.5 उत्तर तो कर तो लोगे सर। उसके बाद सवाल का जो पहला पार्ट है, जो बल निकल का आया, जब दो गोलों के बीच में, तांबे के दो विद्युत रोधी गोले, उनके बीच में जब वायु भरी हुई हो, इनके बीच में कोई पदार्थ ना हो, जल में ना रखे हुए हो, इनके बीच में कुछ ना हो, तब इनके बीच में लगने वाला बल पता कितना, ऐसे भी क्या सकम जो बल जो वायु में, यानी इनके बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो वायु तो होगी ही, जब वायु होगी इनके बीच में तो बल कितना लग रहा है 1.52 गुणा 10 की घात कितना -2 न्यूटन। जब तांबे के दो विद्युत रोधी गोले उनके बीच में वायु हो तब इतना बल लग रहा है। अब सवाल पता क्या कहा, इन दोनों गोलों को उठाओ और जल में डाल दो, अब इनके बीच में वायु नहीं है, जल आ गया। और जब जल का मतलब जल एक प्रकार का माध्यम है, और जब दोनों दो आवेशों के बीच में एक माध्यम आ जाना तो माध्यम का पराविद्युतांक क्या हो, और सूत्र में बता रखा है ना तुम, ये सूत्र देखो हमारा, दो सूत्र ध्यान देगा ना अच्छे तरीके तक। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जो के है ना इसका नाम है माध्यम का पराविद्युतांक। ये माध्यम का पराविद्युतांक ये हमारा Q1 हो, ये हमारा Q2 हो, और अपोन में हमारा R² हो, ठीक। अगर लेकिन यहाँ वायु के लिए ना, जो वायु हो, वायु के लिए जो हमारा के हो, स्मॉल के, इसका मान हमारा 1 हो, तो यहाँ रख देंगे हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना के का मान कितना रख दोगे यहाँ से 1 रख दोगे यहाँ से, इनटू में कितना Q1 इनटू कितना Q2 अपोन में कितना बैठेगा R²। कोई दिक्कत यहाँ तक, जो कहीं में वायु में जब दोनों तांबे के विद्युत रोधी गोलों के बीच में वायु भरी हुई हो ना तब इतना बल लगेगा, समझ में ये बात या, तब इतना बल लगने वाला। F यहाँ लिखेंगे वायु बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपोन R²। में पूछूंगा क्या है गुरुजी बल है, दो तांबे के दो विद्युत रोधी गोले है ना उसके बीच में इतना बल लग रहा है जब दोनों के बीच में वायु भरी हुई हो, ये बताना मुझे। इसे मैंने समीकरण एक मान लिया, और यही बल का मान इतना आगा निकलेगा क्योंकि इसका मान पता, इसका मान पता, Q1 Q2 का R का मान भरेंगे ना, इसका मान 9 गुना रोक करेंगे, यही आगा हल कर कभी तो मैं हल क्यों करूं, समझ बात याद रखना है क्या था। तो F का मान कितना था, F वायु वाला कितना था, वायु वाला कितना था 1.52 गुणा 10 की घात कितना -2 न्यूटन, ये तो ठीक सही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इनके बीच में कांच नहीं है, वो नहीं है, वायु नहीं है, जल भर दिया इसके बीच में, जब जल भर दिया ना तो के का मान बदल जाएगा, और के का मान जल के लिए दे रखा है सवाल के लास्ट में ब्रैकेट में कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो वहां 80 रख कर चलेगी बेटा। अब यहाँ नीचे बीच में ना कुछ माध्यम आ गया, और वो माध्यम जो आया ना अब वायु नहीं है, अब जल आ गया यहाँ से, तो जल आ गया तो फिर बल भी बदल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और के पता कौन सा है, के वो जो माध्यम का पराविद्युतांक वाला, जो के जो जल का पराविद्युतांक कितना 80 चाहे 80 रख लो, तुम्हारी मर्जी, यहाँ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कितना यहाँ से Q1 Q2 अपोन में कितना बैठेगा R²। समीकरण मान लो 2, समीकरण 1 के बट्टे में समीकरण 2 रख दो, समीकरण 1 के बट्टे में समीकरण 2 रखा है, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, यहाँ लिखा है F, तीर का चिन्ह लगा, यहाँ क्या लिखा है वायु, यहाँ क्या लिखा है F, तीर का चिन्ह लगा, नीचे क्या लिखा है जल, बराबर लगा। अब बताओ इसके बट्टे में से रखूंगा क्या क्या कटने वाला, ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से क्या क्या कटने वाला, क्या रखकर देख लो, सेम चीज कट जाएगी, सेम चीज कट जाएगी, क्या बच जाएगा नीचे 1 बटा क्या बच जाएगा, ये बात सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही, पता लग रहा है। जब मैं से इसके बट्टे में रखूंगा 12वीं क्लास है, थोड़ा दिमाग चलाओ, कैंसिल आउट 1/के, सबकी बात दिमाग में घुस गया, निकालना पता क्या है, पता क्या निकल, सवाल का लास्ट का पार्ट पढ़ियो,
सवाल पढ़ो, तीसरा बार निकाल, सवाल पढ़ो तो पूरा सवाल पढ़ो, क्या निकालना है सवाल, क्या याद करना। हाँ तो बल इस ओए यहाँ देखो, जो समीकरण मैंने बोर्ड पर लिखी इसमें बल है, हाँ वायु वाला बल तो मुझे पता। अच्छा जल वाला निकालना बल मुझे, यानी इसका मान निकालना मुझे। जब इसका मान निकालना ना तो हम पता क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो ऐसा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, ऐसा दिखाई देगा 9, कैसे दिखाई देगा देखो, पता लग गया ना, इसकी तो इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, और इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना बैठेगा एफ जल, एक बार में चेक कर लूँ वही है क्या, मेरे गले को दिक्कत तो नहीं हो रही। हम बताया जब इसे बटे में रखेंगे, काटेंगे इसे, तो यहाँ एक बटा के आएगा, यहाँ के नहीं आने का, एक बटा, वही तो कह रहे थे हम, यहाँ एक बटा के आएगा, क्या आएगा, एक बटा के और के एक बटा ये आ गया, समझ लो कैसा आ गया। एक चीज है ऐसा लिखा हुआ 1/2, लिखा हुआ 1/3, तो मैं ऐसे ऐसा रखेंगे ना, तो इसकी तो इसमें गुणा हो और इसकी गुणा हो इसमें, या आसान भाषा में चलो रख के दिखाऊंगा तुम्हें, एफ वायु बटे में एफ जल बराबर, पूरा रख रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितना बैठेगा r², पूरे के बटे में कितना बैठेगा ये बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना k इंटू कितना Q1 इंटू कितना Q2 अपॉन में कितना बैठेगा r², कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, कट गई, 1/1 क्या है यहाँ तो सब एक बच गया, यहाँ भी कितना बच गया, 1/k दिया है, यहाँ 1/k नहीं है, तो के कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, के कहाँ भाग जाएगा ऊपर, ऐसा दिखाई देगा एफ वायु बटे में एफ, यहाँ क्या बैठेगा जल बराबर कितना बैठेगा के, ऐसा दिखाई देगा। हम लिख रहे थे 1/k, यहाँ तो एक बचा, यहाँ 1/k बचा, के की एक मोड़ है, के कम के बटे में लिखो ना, लिखो ये आ जाएगा हमारा, यू ताड़ ले तुमने, तो पूरा कट गया नहीं कट गया, तो ऊपर यहाँ कितना बच गया, एक तो पूरा कट गया ना, यहाँ तो यहाँ एक बचेगा, एक के बटे में के पूरा का पूरा, 1/2 हो गुणा में कितना 3 हो, तो इसे मैं से लिख सकता 1/2 और बट्टे में 3, क्योंकि गुणा करेगा वही बात बैठ जाएगा, और तू क्या उसके ऊपर लिखा हुआ 1/2, इस तो कट जाएगा, हाँ ऐसे तो कट सको, तो ही तो कटा है, वही तो चीज है, हाँ तो पूरा कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, जब तो कह रहा है 1 और यहाँ 1, तो 1/1 1/3 नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा और 1 यहाँ बच गया, और 1/3 नहीं बच गया, मैंने अगर ऐसा लिख दिया 1/2, पूरे में 1/2 लिख दिया, ठीक है लिख दिया यहाँ से, ठीक, अब यहाँ नहीं बता 1/2 बच गया, और यहाँ गुणा में 3 है यहाँ से, वही तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में के, ठीक हो गया। तो इस 3 गुना में इस 3 को ऐसे भी लिख सको, उसके बट्टे में जाकर लिख नीचे, क्योंकि गुणा करूंगा वही आ जाएगा वो, अब इससे भी काट दूंगा मैं, एक यहाँ बच जाएगा एक यहाँ बच जाएगा, तो 1 और बट्टे में 1 बटा क्या बच गया वो, तुम्हें घास थोड़ा रला रहा सुनो, अभी भी 3 ऊपर भाग जाएगा, 3 ही कम 3, इसलिए के ही कम के, अब क्या करोगे, ये उतार लिया बोला, ये थोड़ी पढ़ थ्योरी थोड़ी कभी कभी सिलेबस खत्म करवा दूं, थ्योरी हो गया फिर कुछ होता ही नहीं, चीजों को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना सीखना, इसलिए करवाया जा न्यूमेरिकल, थ्योरी करके तो कभी का कोर्स पूरा हो जा, उठा कर देख ले किसी कॉपी, अगर 2 न्यूमेरिकल तो फालतू मिल जाए, उनको कॉपी दिखाना अपनी, और ये गुलाम के ऊपर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं भी है, ये बच्चा इतने सारे न्यूमेरिकल काट डाले तो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो,
हर चीज नहीं सीखेगा उस सवाल में, उसकी बुद्धि काम करनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इतने सारे न्यूमेरिकल करवाए जाएं ताकि अप्लाइड करना सीखे, चीज जो अप्लाई करना। थ्योरी लिखकर नहीं तो थ्योरी कॉपी में रह जा। आ जाओ 9। अब समझो निकालना है जल जल वाला बल, तो इसे पलट दो, जिसके बट्टे में इसके बट्टे में कितना बैठेगा 1, पलट दो, या ऐसा कर दो, इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कर दो, गुणा कर दो, यहाँ बैठेगा एफ वाई यू बराबर के गुणा एफ जल वाले का मान निकालना है, बट्टे में ले जाओ, एफ वाई यू बट्टे में के बराबर एफ जल। इसे इधर भी लिख सकते, इधर भी लिख सकते, ऐसा दिखाई देगा एफ जल बराबर एफ वायु बटे में कितना के। अब मुझे नहीं बता दो जो वायु में बल निकल गया था वो वायु में बल कितना पहले निकाल कर रख रखा है हमने, कितना हो 1.5 2 गुणा 10 की घात कितना माइनस के 2 के। माध्यम का प्ररोधितांक प्रायोरिटी में दे रखा है सवाल के लास्ट में, माध्यम का प्ररोधितांक जल का प्ररोधितांक कितना दे रखा है 80। समझ बात यार, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम यहाँ तो हटा सको, नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे, 2 के बाद पॉइंट तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, ऐसा दिखाई देगा। अब जाओ 152 बटे दिखा देगा 8, ऊपर 10 की घात कितना दिखा देगा माइनस के 2, और नीचे पता क्या लिख सको 3 जीरो ना, तो 10 की घात 3 लिख सको सर, शिकायत हो ऐसे लिख सको 10 की घात 3 का मतलब 1000 हो, और 1000 के 8 गुणा करेंगे 8000 नहीं बैठ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए सुविधा के लिए करा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 तो काट दो, 2 चौक 8, ये 4 तो कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32 आराम तो कट रहा है। 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कितना बच जाएगा 8 नम 72, 8 एकम 8 7 बच जाएगा, 8 नम 72 19 बच जाएगा, 19 गुना 10 की घात 10 10 एक बार लिखेंगे 5 हो जाएगा, ऊपर जा घात है, ऊपर जा घात माइनस क्यों जाने, तो 19 गुना 10 की घात माइनस के 5, और इसके पीछे लिखेंगे न्यूटन। अब सवाल समझ लो कहना क्या चाह रहा था, ये भी समझ लो सवाल, कैलकुलेशन नहीं समझ लो सवाल की। सवाल में कहा था जब तांबे के दोनों विद्युत रोधी को लेने, जब इनके बीच में वायु भरी हुई हो वो तो अलग बात है, जब इनके बीच में हम जल भर दो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल का प्ररोधांक दे रखा है 80, तो बल घट जाएगा, घट का इतना आया ए 19 गुना 10 की घात माइनस के 5, 19 पहले कितना था 1.52 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो तुम मुझे बता ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा कितने मेनू कह रहा है, एक तो आया हमारा जल में इतना बल लग रहा है, जो दोनों गोले जल में रखे हुए हो, ये जल में। सवाल तुमसे ही तो 19 गुना 10 की घात माइनस के 5 ज्यादा कि 1.52 गुना 10 की घात माइनस के 2 ज्यादा, बताइए करे भाई, ये ऊपर का ज्यादा ये ज्यादा, जल का ज्यादा, जल घटेगा, ये कम हो और वो ज्यादा, और यही समझना कैसा ज्यादा कैसा कम हो। इसका मतलब तुम्हें मैथमेटिक्स का नंबर देख कभी नहीं पता कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, कितनी बुरी हालत हो सोच लो। और चढ़े चले 12वीं फिजिक्स रख दे किसी के सामने, पढ़ रहा हो फिजिक्स में, कोई ज्यादा कौन सा बताइए करेगी इसमें, तो कौन सा ज्यादा इसमें, तो हवा सर जाए देखिए समझ लो कौन सा ज्यादा, कौन ये उतार लिया, ये उतार लिया, अब देख लो यहाँ कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, ये पहचानना भूल जाओगे। देखो तो यहाँ तो देख लो अच्छी तरह, एक तरफ तो मेरे पास लिखा हुआ 1.52 गुना लिखा हुआ 10 की घात कितना माइनस के 2, और एक तरफ लिखा हुआ मेरे पास 19 गुना 10 की घात कितना माइनस के 5। तुम्हें नहीं पता इसमें कौन सा ज्यादा कौन सा कम, 19 को देख कर कह रहे हो ज्यादा। इसका मतलब अब इसे ना 10 की घात माइनस के 2 था ना, भाग दोगे तो 10 की घात माइनस के 2 तो भाग दोगे कितना बैठा, देखो पॉइंट 1.52 बटे में 10 की घात 2 हो जाएगा, नहीं प्लस का जाएगा हो जाएगा, 10 की घात 2 का मतलब कितना हो 100, 1.52 और बटे में कितना 100, इधर तो बैठेगा। अब 100 तो भाग देंगे, तो मैंने बताया था पॉइंट दो इंगा भाग जाएगी पॉइंट, तो यहाँ तो है ही ऐसे दिखाई देगा 0 पॉइंट भाग देंगे सर, तो 0.015 और 2 ये बैठेगा, इस तरह से भाग देगा आगा 0.051 05 इतना तो बैठेगा, 2 खिसकी, एक तो यही था और एक अगला पॉइंट 2 पॉइंट खिसकी। अब इसे करके देखोगे हम 19 है, यहाँ लिखा 19 और बटे में 10 की घात कितना लिखेंगे 5, और जब 5 लिखेंगे सर तो यहाँ लिखेंगे 19 और बटे में 10 की घात 1 2 3 4 5 जीरो, पीछे तो 5 अंक बाद पॉइंट लगाइए पर एक, यहाँ तो 19 लिख दिया 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो ज्यादा कौन सा ज्यादा, अब भी नहीं पता क्या, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला ज्यादा, ये वाला ज्यादा नहीं है ज्यादा, भाई ये वाला ज्यादा नहीं है, और तो तुम तो बताते से देख हो, तुम तो बताते से देख हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम्हारे सामने 2 नंबर रख देना इस तरह के, तुम 12वीं क्लास में पढ़ दो, तुम उन्होंने पता नहीं दोनों में कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, इससे बताओ बेसिक कितना कमजोर हो बच्चे का, इसलिए यहाँ क्लास में बेसिक ही सिखाया जाए पहले,
समझ में आया बात? या रख दो किसी के सामने, उनको कौन सा ज्यादा, तो कहीं की फिजिक्स पढ़ रहे, कहीं के सवाल पढ़ रहे, आगे नहीं प्रॉब्लम होगी जाएगा। पता लग गया? ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो। राम नाम की सुबह शाम जपते क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन अब तक का हो, यहाँ से देख लो क्वेश्चन को। अब तक मैंने करवाई नहीं हो, पिछले नोट्स में नहीं आता है, इस बार करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 नो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ खाने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। सवाल था, एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ के बताता हूँ। देखा सवाल क्या था? अच्छा, आपकी विश्वास नहीं है। सवाल था, सवाल देख लो क्या था। सवाल था कि ए मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर, ए मीटर भुजा वाला एक वर्ग, पहले देख लो वर्ग क्या हो। एक वर्ग, ये देखो एक वर्ग, स्क्वायर है क्यों, ए बी सी डी की भुजा, ए बी सी डी, ये ए बी बी सी डी और ए डी की भुजा, और ए मीटर की भुजा, ए मीटर स्मॉल ए मीटर। जब यह ए मीटर तो यह भी कितनी होगी, यह भी कितनी होगी, यह भी कितनी होगी, वो दिक्कत आ रहा है क्योंकि वर्ग की खास बात हो उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। बचपन में पढ़ा हो कक्षा 5 में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। सवाल में पढ़ो और क्या कहा गया, चारों कोने पर प्रत्येक आवेश क्यों रखा है। यहाँ भी आवेश रखा हुआ स्मॉल क्यू, यहाँ भी आवेश रखा हुआ स्मॉल क्यू, यहाँ भी आवेश रखा हुआ स्मॉल क्यू, यहाँ भी आवेश रखा हुआ स्मॉल क्यू। वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक आवेश रखा हुआ स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत है कहाँ तक? प्रत्येक कोने पर क्या आवेश रखा हुआ, स्मॉल क्यू लिखा हुआ, दिक्कत तो नहीं है तक। कौन सा आवेश रखा है, स्मॉल क्यू। अब जो बिंदु डी है ना, इस पर जितने भी बल काम कर रहे हैं ना, वे सारे के सारे बल का मान निकालना, कुल बल कितना काम कर रहा है। तो सवाल पढ़ो पूरा, पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो। बिंदु डी पर ना जो भी बल लग रहा उस बल का मान निकालना। पढ़ो सवाल में क्या कहा गया, बिंदु डी पर रखे आवेश द्वारा लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। देखो कौन कौन से बल लगेंगे, आ जाओ। एक आवेश दूसरे आवेश से बल लगा हुआ, ये बात जानते हो भैया, एक आवेश दूसरे आवेश से बल लगा हुआ, ये बात जानते हो। ये वाला आवेश जो बिंदु ए पर रखा हुआ, इस डी वाले आवेश पर बल लगागा नहीं लगागा, और जब बल लगागा ही तो उस बल की दिशा पता कहां होगी, देख लो कहां होगी इस बल की दिशा। पहला आवेश दूसरे वाले आवेश से बल लगागा, उस बल की दिशा होगी इधर। मान लो बल इधर लग रहा, इस वाले आवेश ना इस वाले आवेश से बल लगाया ए डी, समझ रहे तू, ए क्यू वाले आवेश ने जो बिंदु ए पर रखा हुआ ना आवेश, उसने डी वाले आवेश पर रखे आवेश को बल लगाया और उस बल की दिशा इधर होगी। इसने से धक्का दिया, पर को दिया धक्का नीचे को, समझ आई बात है। ए बी सी डी, इसका नाम मैंने दे दिया ई, डी ई बल की दिशा है, यानी इधर जो बल लग रहा होगा उसे मैंने F1 कह दिया। पता लग गया F1 क्या है, F1 पता लग गया क्या है, इस वाले आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल, पता लग गया F1 क्या है, एक बल लग रहा है। ये वाला आवेश भी तो उस पर बल लगागा, ये वाला आवेश भी नहीं इस पर बल लगागा, और उसकी दिशा इधर होगी। ए बी सी डी ई एफ, पता लग गया, पता लग गया क्या, ये वाला आवेश इस पर बल नहीं लगागा, उसकी दिशा इधर होगी, इसमें मैंने F2 कह दिया। तो दिक्कत जहां तक ये वाला आवेश भी इस पर बल लगागा, इसे देखो मैच कर दो। और कोई आवेश तो नहीं है, ये वाला आवेश बल लगा रहा है, ये बल लगा रहा है, वो भी वहां तक कैच कर रहा है, बल लगागा वो। इस बिंदु डी पे जो रखा हुआ आवेश उस पर बल लगागा। एक आवेश पर कितनी कितनी बार बल लग रहा है, इस पर जो बल लगागा ना उसकी दिशा इधर होगी, पता लग गया। तो पता एक सीधी रेखा ऐसा हो, एक सीधे से या कितने डिग्री कोण बना, जब ये पूरा कोण 90 का आधा कितने का होगा, तो ये वाला भी कितना का होगा, गुड।
ये वाला कोण कितने का होगा, ये कोण भी कितने का होगा, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम। पता करेंगे यार इस वाले आवेश ना, इस वाले आवेश पर जो बल लगा है उसका मान कितना। हेलो, इस वाले आवेश ने इस वाले आवेश पर जो बल लगाया इनके बीच की दूरी कितनी, कितने आवेश है, कितने आवेश हैं, इस वाले आवेश ने इस वाले आवेश पर जो बल लगाया समान बल लगा, जो वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगा यहाँ भी दूरी देखो समान, यानी जितना आवेश ये बल लगागा ना इतना ही बल लगागा, ये थोड़ा अलग लगागा, यहाँ तक कि हमें दूरी नहीं पता है। अगर तुम बल निकालना तो बल निकालने के लिए एक तो दोनों आवेश पता होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ दोनों आवेश पता, क्यों दूरी पता, दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा बल भी। यहाँ दोनों आवेश पता, दूरी पता, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बल निकल। यहाँ पेंच फंस जाएगा, एक आवेश हो रहा है कि हो रहा, लेकिन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता। तो सवाल का तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी है, किससे निकलेगी। दिमाग में दूसरी बात क्या क्या समझाया जा रहा है, एक आवेश पर कितने बल लग रहे हैं, 3, कौन कौन से बताइएगा। ए से नहीं, एक तो आवेश ए पर रखा हुआ वो बल लगा रहा है इस पर और उसकी दिशा इधर, और एक जो आवेश क्यू सी पर रखा हुआ वो बल लगा रहा है उसकी दिशा इधर, और एक यहाँ इसका नाम है F3 कह दूं सर, पहली से मैंने F ही कह दिया, चलो। अब एक ही आवेश बी पर रखा हुआ वो उस पर बल लगा रहा है, एक ही बिंदु पर रखे हुए आवेश पर 3 प्रकार के बल लग रहे हैं और तीनों का योग निकालना, समझ गए। अब बल निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करोगे, क्योंकि जहां दो आवेश होंगे उनके बीच की दूरी पता होगी, तो कूलाम के नियम का प्रयोग करो बल निकालने के लिए। दो आवेश भी है, उनके बीच की दूरी भी है, और अब तो मौसम भी है, आराम से निकाल देंगे। दो आवेश भी है, बीच की दूरी भी है, और मौसम भी है, और सुहाना हो रहा है, आराम से निकल जाएगा। पेच यहाँ फंस गया, दो आवेश है, इनकी बीच की दूरी नहीं है, यहाँ तड़प गए। अब बच्चों ने पढ़ा था ना पाइथागोरस प्रमेय, या दूरी पता हो या दूरी पता हो तो आराम से निकल जा, या दूरी पता हो या दूरी पता हो, ये त्रिभुज है पूरा का पूरा। एक त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालने खातिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करम। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का हम कर्ण मान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हमारा कर्ण का नाम क्या है, बीडी, तो बीडी भुजा निकालने के लिए हम कर्ण मान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब कौन कितना ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना ए, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए के स्क्वायर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, तो कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, जब 2 स्क्वायर हो जाएंगे ना, स्क्वायर जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो बी और डी जो भुजा जाएगी स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा, तो बैठेगा 2a स्क्वायर, दो तो रूट कट जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ऐसा दिखाई देगा बी डी बराबर में रूट 2 और इंटू में क्या बैठेगा ए, तो रूट 2 आ जाएगी, या भुजा जाएगी रूट 2a, इसे हम ए रूट 2 भी लिख सको, आगे पीछे भी करके लिख सको। और सबसे बढ़िया तरीका ये भी नहीं लगाओ, जब कभी भी तो इस तरह समकोण त्रिभुज हो ना, या भुजा 5 या 5 चक्कर नहीं पड़ना, 5 रूट 2 आ जाएगी, बिना निकाल लो, बिना कैलकुलेशन के, सेम हो ना, तो बस रूट दो के सामने संख्या लिख देना, सेम हो। देखो हमने कहा या भुजा 7 या 7, ये कितनी जाएगी 7 रूट 2, झंझट खत्म, समझ गए। हमने कहा तुम या भुजा देखो यहाँ या 11 तो कितनी जाएगी, देखो काम ही खत्म हो गया। अब ये कितनी ए और ए, तो कितनी जाएगी, ए रूट 2 या रूट 2 भी लिख सको, दिक्कत तो नहीं है तक। और कैसे निकल रहा है वो बता दिया मैंने तुम्हें, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। अब तो दूरी पता लग गई इनके बीच की, अब तो दूरी पता लग गई, अब निकाल लेंगे बल। अब निकाल लेंगे ए और बी के बीच में कौन, ए और डी के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, एफ, या सापेक्ष में लिख देंगे ए डी, इसके बीच में जो भी बल कार्य कर रहा है एफ ए डी, समझ गया ना तुम, ए और डी के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो वहां हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, तो क्योंकि क्यों में गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर नहीं जाएगा, समझ गए क्या करा मैंने, क्योंकि क्यों में गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बन जाएगा, बटे में दूरी कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ए, यहाँ नीचे क्या जाएगा ए का स्क्वायर, समीकरण का मान लेंगे। और दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होगी डीई की दिशा में, यहाँ दिशा भी लिख देंगे, डीई की ओर, इसे समीकरण अब मान लो, क्योंकि बल में दिशा हो ना। अब जो एडी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, बिंदु ए पर जो आवेश है उसके द्वारा जो बल लगाया उसकी दिशा धरनी होगी, डीई की ओर होगी, तो इधर लिखा है दिशा डीई की ओर, दिशा भी लिखनी जरूरी। अब इसका तो काम हो चुका, अब ये भी बल लगागा, जो वाला आवेश भी तो उस पर बल लगागा, तो बताओ इसे, ये सी डी नहीं है, सी डी के बीच में एक बल लगेगा, एफ सी डी वेक्टर सदिश राशि ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यों की गुणा करेंगे क्या बैठेगा क्यू स्क्वायर।
अपोन में दूरी कितनी यहाँ तक ए स्क्वायर, समझ गए बात? यार समीकरण कितनी बन जाएगी? 2। इतने हार्ड न्यूमेरिकल किसी को पेरीमेंट है क्या? हिम्मत ही नहीं है किसी करवा दे कोई। बोल के देख लो कूलाम का नियम एक न्यूमेरिकल, चलो आगे भाग जाओ। कूलाम का नियम एक न्यूमेरिकल, चलो आगे भाग जाओ। न्यूमेरिकल करने नहीं, जब न्यूमेरिकल करने कॉन्सेप्ट क्लियर होने का नहीं, आगे भविष्य में प्रॉब्लम होनी, आगे फिर पढ़ ही नहीं पाता बच्चा, पढ़ेगा भी क्यों? उसके बाद बताओ होगा यहाँ तक क्यों? ये सब बल लगा, अब ये भी बल लगागा, अब ये जो बल लगागा बी डी नहीं है, इसे लिखेंगे एफ, उसके सापेक्ष में क्या लिखेंगे बी, यहाँ क्या लिखेंगे डी, 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की क्यू में गुणा करोगे क्यू स्क्वायर, बटे में दूरी कितनी, इनके बीच की दूरी कितनी है √2 ए और पूरे का होल स्क्वायर। समीकरण इसे थोड़ा सा हल कर लो, ये हल हो जाएगा एफ बी डी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू का स्क्वायर, पूरे के बट्टे में √2 का स्क्वायर करने का 2 आ जाएगा, 2 तो रूट कट जा, कैलकुलेशन ही क्लास में बताया था, 2 स्क्वायर, ये क्यों स्क्वायर है, कभी इससे काट दो, ये ए क्यों है, यदि भावना में से उड़ा दो। अच्छा इसकी दिशा बताओ, इसकी दिशा नहीं बताई तुमने, कहाँ हो यार इसकी दिशा, सीडी वाले की दिशा बताओ, डी ई F2 की तरफ, डी ए बी सी डी ई, इसका नाम एफ रख दो, इसका नाम जी रख दो, हाँ इस बिंदु का नाम एफ, तो इसकी दिशा होगी डी एफ की तरफ, डी एफ की, और इसकी दिशा बताओ कहाँ होगी, डी जी जी डी की तरफ, बल तो लग रहा, और जब बल को हम डायरेक्ट जोड़ सकते क्योंकि बल सदिश राशि, कैसी राशि, और सदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ जो बल लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है, वहां बल लग रहा है, बिंदु डी पर कुल बल कितना लग रहा है, उसे हम घटक के रूप में जोड़ेंगे, घटक, घटक, यहाँ क्या हो, ये क्या बल हो, ये भी समझ लो, कक्षा 11 में हो, इसलिए फिर भी यहाँ समझने का पूरा मौका मिल रहा है। कक्षा 11 का भी कॉन्सेप्ट समझा चल रहा हूँ, सदिश राशि को जो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो वहाँ घटक के रूप में जोड़ते हो, और घटक घटक खेल लगे, ठीक है। चलो बिंदु डी पे जो कुल बल लगेगा, बिंदु डी पे जो नेट फोर्स लगेगा ना, उसे हमने एफ कहा, एफ के सापेक्ष में डी लिख दिया, एफ एफ के सापेक्ष में नेट, एफ डी और उसके ब्रैकेट में एफ नेट लिखा मैंने, नेट, नेट का मतलब कुल हो, डी बिंदु डी पे लगने वाला कुल बल, नेट का मतलब क्या हो, कुल, कौन से बिंदु पर बल लग रहा है, डी पर, कितने बल काम कर रहे हैं, आ जाओ तीनों बल देखेंगे। पहला बल, पहला बल तो इधर लग रहा है, पहला बल इधर नहीं लग रहा, बल लग रहा नहीं लग रहा, जो पहला बल इधर लग रहा है कौन सा हो, डी एफ की दिशा में नहीं आया, यहाँ लिखेंगे एफ वेक्टर लगाया, यहाँ लिखेंगे डी एफ की दिशा में जो लगने वाला बल, डी एफ ही तो हो, और यहाँ इनटू में लिखेंगे कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है, ये घटक हो, ऐसे जोड़ा जा, कक्षा 11 का रूल है, ऐसा जोड़ा जा कि पहले सदिश राशि को लिखो, उसके पास जो कोण है उसे लिख दो कोस के साथ लगाकर, पहले सदिश राशि को लिखो उसके साथ कोण लगा के लिख दो, आया फिर दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, ऐसे ही करना। यहाँ तो कोई कोण ही नहीं है इसके साथ, इसे छोड़ देंगे, जो को खाली से ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, इसके द्वारा जो बल लग रहा था एफ डी, एफ जी डी, जी डी थे, इसके साथ कोण बनना है, इसके साथ कितना का कोण बनना है, इसके साथ 45 का, तो प्लस लगाएंगे यहाँ से हम, इस बल वाले ये बल कौन सी दिशा में लग रहा है, डी, यहाँ लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे डी ई, और क्या लिखेंगे कोस 45, ये कक्षा 11 का रूल है, हो सकता है कब समझ में आया हो, समझ एक बात यार, क्यों, क्योंकि इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट छिपे हुए, इसलिए कहता हूँ इसे याद कर लो। पहला वाला उठाया उसके साथ कोस 45, दूसरे वाले में कोई कोण नहीं है, तीसरा वाला आया उसके साथ ही 45 का कोण बनना है, समझ बात, उसे लिख देंगे यहाँ तक। अब इनके सबके मान भरेंगे, सबके मान भरेंगे नहीं क्या, अब बताओ एफ डी ई वाले का मान कितना था, डी एफ की दिशा में जो बल लग रहा था, डी एफ की दिशा में ये लग रहा था, यो डी एफ की ओर जो बल लग रहा था यही तो, इसका मान रखो यहाँ कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर, अपॉन में कितना बैठेगा ए स्क्वायर। अब कोस 45 का मान बताओ कितना हो, किसी को नहीं पता तो रट लो, कोस 45 का मान हो 1/√2, कितना हो, चिन्ह क्या है का, प्लस का, देखो जी डी दिशा में जो बल लग रहा था, जी डी दिशा में, जी डी दिशा में जो बल लग रहा था यही नहीं आओ, उसे वहां रखूंगा उठाकर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना, इनटू में क्यू स्क्वायर, अपॉन में कितना 2a स्क्वायर, प्लस लगा एफ डी ई, डी की दिशा में देखो जो बल लग रहा था डी की दिशा में,
डी की ओर देखो ऊपर हो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना भैया ए स्क्वायर। कोस 45 का मान कितना बताया 1/√2। ऐसी चीज देखो जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, कॉमन लेगा सवाल आसान बने। ऐसी चीज देखो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर भी तो बटे में ए स्क्वायर भी और तो नहीं है कुछ। हाँ 1/√2 भी है क्योंकि इस दो को ना लिख सको हम, इसने दो को मैं ऐसे लिख सको, दो कहीं दो लिखा हुआ है ऐसे लिख सको √2 × √2 कैलकुलेशन की क्लास में बताया था, कह रहा बार बार देख लो। अब देखो 1/√2 इसमें भी 1/√2 इसमें भी 1/√2 इसमें भी क्या होगा 1/√2 भी कॉमन ले लिया। अब बताओ उसमें क्या बच गया, सेम चीज ही कॉमन ले ले। जब कहीं तो सेम चीज कॉमन लेना तो यू भी बाहर यू भी बाहर यू भी बाहर तो बच जा वहां 1 प्लस हाँ यू भी बाहर चलो क्यू स्क्वायर चलो बेटा जाओ ए स्क्वायर चलो बेटा जाओ 1√2 बाहर चलो बेटा जाओ क्या बच गया 1/√2 बस और कुछ भी नहीं बचा वहां क्योंकि 1√2 तो बाहर ले लिया 1√2 तो बची गया यहाँ से क्योंकि यहाँ दो नहीं है √2 है यहाँ से सब चीज बाहर ले ली इसमें तो 1/√2 बच गया। चिन्ह कहे का चिन्ह प्लस का उसके बाद सब पोर्शन बाहर आएगा कितना बच जाएगा यहाँ से 1 करे कितना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर कम क्यू स्क्वायर बटे में √2 ए स्क्वायर 1 करे 2 प्लस के 1/√2 इतना ही छोड़ दो। अगर उत्तर मैच करना ना इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 प्लस के 1 आ जाएगा वही जो उत्तर मैच करना हो इतना छोड़ दो ये भी दिक्कत नहीं है आंसर आ जाएगा हमारे पास। नोट करो सवाल इन्हें क्या सवाल छोटे छोटे सवाल करके बैठ गए तुम भी कर रहे हो सवाल। पहले सूत्र बताऊंगा देखो ध्यान से समझना क्या हो माध्यम का प्रवर्धतांक। पहली बात इनसे कैसे प्रदर्शित करे जानते हो तुम स्मॉल के से लिख देते हैं के का नाम है माध्यम का प्रवर्धतांक इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाई इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये नाम हो उसका। कैसे सवाल बन सकता पूछेगा माध्यम की प्रवर्धतांक को परिभाषित कीजिए सवाल पहला ऐसे एक नंबर में 2 नंबर में सवाल पूछेगा हो क्या समझ लो पहले तुम्हें जितनी परिभाषा बनाऊंगा पहले सूत्र से बनाऊंगा इसका मतलब समझो क्या मैं क्या चाह रहा है। हमारे पास सूत्र मान लो हमारे पास बल हो गई जो बल है ना हमारे पास यो वायु में बल ध्यान से देखना चलो वायु में बल बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के का मान वायु के लिए कितना हो 1 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। वायु का मान 1 रख दोगे हाँ एक लिखने की क्या जरूरत है जब वहां वायु का मान 1 के का मान कितना हो के का मान 1 वैसे 1.000009 हो 0.599 हो तो सब एक ही मान लो इतना छोटा हो ठीक 1 हो के का मान 1 होगा चलो। अब यहाँ वायु नहीं है यहाँ कोई माध्यम है वो माध्यम हो सका दो आवेशों के बीच में जल भी हो सका वो कांच भी हो सका दो आवेशों के बीच में बात में फोकस करो क्या समझा जा रहा कांच भी हो सका जल भी हो सका वो ना लकड़ी का बुर्दा भी हो सका गुत्ता भी गर्दा भी हो सको थर्माकोल भी हो सको जैसे टी में भरे रहा है पीछे थर्माकोल प्लेटों के पीछे जहां दो आवेशों के बीच में ना जहां दो आवेशों के बीच में कुछ भी हो सको अलग प्रकार का माध्यम हुआ चलो भाई देखो यहाँ क्या हुआ यहाँ बैठेगा भैया माध्यम में बल बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ बैठेगा के उसका कुछ ना कुछ तो प्रावधातांक होगा एक तो होने का नहीं इनटू में Q1 इनटू में Q2 अपॉन भैया बैठेगा आर स्क्वायर इसे तो समीकरण 1 मान लो भैया इसे समीकरण 2 मान लो तीन आ रही याद आ रही और सोना
इस पोर्शन को देखो भैया, भैया इस पोर्शन को देखो भाई, दोनों पोर्शन दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे। यह निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, और जब माध्यम की विद्युतशीलता होगी ना, इसे हम पता कहां से प्रदर्शित करेंगे, ई एम, एम का मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता है। वो ऊपर निर्वात की विद्युतशीलता, नीचे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अगर मैं यहां से निकाल के इन दोनों को बट्टे में रखूं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बट्टे में रखी करेगी ना। अगर तुम इन्हें रखोगे बट्टे में, बैठेगा हमारा 1/4 कितना बैठेगा बताओ, 1/4 पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा, 1/4 इंटू के, इस तो कट जाएगा। इधर हम कांस्टेंट मानना, कांस्टेंट मानना हम यहाँ, किधर भाग जाएगा, किधर नहीं भाग जाएगा। तो भागने के बाद जो बचेगा ना, उसे देख लो, हमारा ये बचेगा, हमारा ये तो बच रहा है, इसके इसमें गुणा हो, ये ऊपर भाग जाएगा। ऐसे कह सको, ये ऊपर भाग जाएगा, ऊपर ले जाओ उससे, चलो ई एम के अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कांस्टेंट। अब क्या करूं, हाय रब्बा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस किस में करो, इस किस में करो, के को नीचे चले जाओ, ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कांस्टेंट अपॉन कितना, के, पलट दो, पलट दोगे सूत्र बन जाएगा यहाँ था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई एम बराबर के बटे कांस्टेंट। मुझे सूत्र चाहिए, यही सूत्र चाहिए था मुझे, यही सूत्र चाहिए था मुझे, ऐसा बना हुआ है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता। परिभाषा तो लिखनी, चक्कर में पढ़ना, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ मैं। एप्सिलॉन नॉट का नाम याद कर लो, इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जितना हो सका आसान बनाओ। एप्सिलॉन एम का नाम है, एप्सिलॉन एम का नाम है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की, हाँ विद्युतशीलता। और जो होना के, इसका नाम है माध्यम का पराविद्युतांक। क्या नाम है, माध्यम का पराविद्युतांक। हम निकालना के का मान, सूत्र याद कर लो, ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिमाग में सेट करके लिखना। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, अब लिखेंगे इसकी परिभाषा सूत्र के बाद। ई एम का नाम बताओ क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, ई एप्सिलॉन नॉट का नाम बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी। दोबारा फिर इसका नाम बताओ, ई एम का नाम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का नाम बताओ, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। दोबारा फिर याद करो, ई एम का नाम बताओ क्या है, एप्सिलॉन नॉट का नाम बताओ, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। इसका कोई नहीं होता है मात्रक, मात्रक नहीं होता इसका, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कुत्ती नहीं क्वांटिटी। या एक विमाहीन राशि जिसका कोई मात्रक भी नहीं होता, उसकी विमा नहीं होती। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है विमाहीन राशि, या इसका कोई मात्रक नहीं होता। सूत्र याद रखना, जो परिभाषा तुमने मुझे बताई ना, इसे लिखने के बाद यह परिभाषा लिखनी इसकी है। माध्यम के पराविद्युतांक की क्या परिभाषा, कि माध्यम का किसी माध्यम की निर्वात, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। परिभाषा लिख दिखा दोगे भैया, क्या लिखोगे बताओ, माध्यम की तथा दोनों के माध्यम का, इसे कैसे, इसका कोई नहीं होता है
इसकी कोई नहीं होती है बीमा, बस लिख दो। देखो केमिस्ट्री में तो 7 क्लास हो चुकी, आज 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास चैप्टर का नाम क्या है हमारा? विजन। विजन की 8वें नंबर की क्लास हमारी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे यार मोल प्रभाज क्या हो, मोल अंश जिसे कहते हैं, या मोल प्रभाज। इंग्लिश में नाम बताने जा रहा हूँ, याद रखना। इसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, FRACTION, मोल फ्रैक्शन। मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश मोल प्रभाज एक ही मतलब है। मोल अंश कह दो, मोल पर बंद नहीं हुई है।